मौका दिया, इसके लिए सदन का बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम। अब मैं मंच आप सभी को सौंपता हूँ। ओम सर, जय गुरु सभी को। देखो, बहुत सुंदर। और आदरणीय योगाचार्य अशोक पटेल भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार पूरे सदन की तरफ से। थोड़ी का है, आगे चलो तो थोड़ी दूर कर दो फिर अपने आप का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी ओम। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय अशोक भैया, और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर आज का योग सत्र लिया आपने। और हमारे योगाहार मंच के ही भाई बहन जो है वो बहुत अच्छे अब क्लास लेते हैं। अशोक भैया बहुत बिल्कुल ट्रेन हो गए हैं, बढ़िया क्लास ली। और अब हम योग की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। आज द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री विजय कुमार पवार जी, कृषि अधिकारी, जिला अंबेजोगाई बीड़। विषय आज का उनका किसानों के खेत हमारी पाठशाला पर। आज हमें वो मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। और कल का विषय था उनका खरीफ मौसम की फसलों के लिए जैविक विधि से खेत की तैयारी, साथ ही सूखे मार से खेत और फसलों को बचाने हेतु उन्होंने कल मार्गदर्शन दिया। तो कल का भी बहुत सुंदर सत्र रहा। आज फिर से वो हमारे कहने पर आज हमारे योगाहार मंच के लिए आए हैं सबके लिए। तो मैं आदरणीय विजय कुमार पवार जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और आपका स्वागत है। और आज आपका जो किसानों के बारे में आप अपनी बात रख रहे हैं, तो आपका स्वागत है, आइए जी। खूब खूब धन्यवाद। आज के इस सत्र में जुड़े सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। कल का जो सत्र मुझे जो विषय दिया था, उस विषय में मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी ओर से जो चर्चा हुई, उस चर्चा में आपका समाधान अवश्य रूप से हुआ होगा। आज कल मेरी टिनिकर मैडम से और जो उत्तराखंड के दिनेश भाई हैं, उनसे जो मेरी वार्ता हुई, उसमें से ऐसा महसूस हुआ कि मेरे प्रदेश में जो किसान हैं, उन किसानों का आपके साथ संवाद होना जरूरी है। तो उसका मैं आगे प्रयास करूंगा। आज का जो विषय है वो है किसानों की खेती हमारी पाठशाला। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये अपेक्षा करूंगा कि कुछ एक चर्चा स्वरूप हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं। इसमें आप मेरे साथ, मैं कुछ बातें रखूंगा तो उसमें आप सहभाग हो, आपकी जरूरी है बात करने में। तो एक छोटा सा एक प्रश्न है मेरा कि जैविक खेती, कल का जो अपना विषय था जैविक खेती या जैविक विधि खेती के लिए अपन जो इस्तेमाल करते हैं, क्या जरूरी है? जैविक खेती जरूरी है क्या, और किस लिए जरूरी है? इसके बारे में कोई महानुभाव कुछ बता सकते हैं? जैविक खेती जरूरी है, इसके बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं हमें, किस लिए जरूरी है? बताइए मैडम जी। ओम प्रणाम। मैं प्रणाली सिंधुदुर्ग से, महाराष्ट्र कोकण विभाग से बोल रही हूँ। जैविक खेती हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अवश्य है, क्योंकि आज रासायनिक से जो रोगों का फैला हुआ है, मानव जात में हाहाकार मचा है, उसका एक ही कारण है कि रासायनिक खेती का परिणाम, पिकों पर होने वाला जो रासायनिक खाद हम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग रासायनिक का ही प्रयोग करते हैं। और सब फलों पर जो फवारा होता है वो भी कीटकनाशकों का, रासायनिक ही होता है। इसके कारण
पानी, जल, वायु और हवा सब दूषित हुई है और इसका ही परिणाम है कि अनेक रोगों का फैलाव हुआ है। कैंसर जैसा जो रोग है, सभी रोग, ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा रोग है और जो भयंकर रोग निर्माण हुए हैं और मानव जात भयभीत हो रही है। इसका मेन कारण है रासायनिक खेती। इसलिए हमें सेंद्रिय खेती की ओर जाना है। ओम प्रणाम। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने विवेचन किया है जैविक खेती के बारे में। श्रीमान दिनेश भाई से मैं अनुरोध करूंगा, आपकी जो राय है आप रखें, प्रस्तुत करें। जी निश्चित ही आदरणीय सादर धन्यवाद और पुनः पुनः आपका स्वागत है आदरणीय सभी सदस्यों का। और वास्तव में कल से जो चर्चा चल रही है डॉक्टर विजय पवार जी की साथ, और जैविक विधि से हम खेती कैसे करें, किस तरह से वो करते हैं अपने किसानों के साथ, तो कल हमारी वार्तालाप भी हुई अलग से। और आज आदरणीय हमारी मुख्य वक्ता जी का प्रश्न है कि जैविक खेती क्यों आवश्यक है। वास्तव में अभी तक का जो है, जब से कि हम पुनः फिर से जैविक खेती की तरफ लौटे हैं या लौटने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से जो किसान हैं और जो उपभोक्ता है, इन सभी के मध्य बीच बीच में आता ही रहता होगा। क्योंकि शायद ये प्रश्न भी आ रहा होगा हमारे आदरणीय सदस्यों के मन में कि हम तो जैविक खेती पर ही बात करते हैं, हम तो जैविक खेती, तो ये प्रश्न आज नया तो नहीं है। लेकिन जब जब हम एक संघर्ष से गुजरते हैं खेती की, और जब जब हमें लगता है कि हमसे वो चीज़ अभी नहीं बन पाई है, वो सफलता हमें नहीं मिल पाई है जिससे कि हम अपने खेतों को विषविहीन कर सकें, अपने भोजन को विषविहीन कर सकें और अपने स्वास्थ्य को निर्विकार कर सकें, तो फिर से हम लौटते हैं उसी शब्द पर, जैविक खेती। वास्तव में जो जैविक खेती है ये प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती की तरफ बढ़ने का एक कदम है, एक शुरुआत है, जिसको हम अपने खेतों में रसायनों और जो पेस्टिसाइड्स है, जो जो जहर है, उनको धीरे धीरे कम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ताकि हमारे खेत प्राकृतिक तौर पर पुनः उत्पादन की तरफ बढ़े। तो मेरी समझ से इसीलिए आवश्यक है कि हमारे खेत, हमारे अन्न और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। और मैं इस वार्ता को और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्य वक्ता जी आदरणीय डॉक्टर पवार सर से ये भी शब्द में दोहराना चाहता हूँ कि कल जब हमारी बात हुई कि खेत हमारी पाठशाला है, तो मुझे एक इससे नई शक्ति मिली। उन्होंने कहा कि ये तो सही है कि हम एक कृषि अधिकारी के रूप में, कृषि विशेषज्ञ के रूप में किसानों को समझाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम खेत से सीखते हैं और जो खेत से क्या करना, खेत में क्या करना है, इस तरह की विधि अपनानी है और इस विधि को हम आगे ले जाते हैं। तो ये हमारी असल में स्कूल है जिससे हम सीखते हैं। और उन्होंने कहा कि खेत हमारी पाठशाला है। और जब डॉक्टर पवार साहब खेत हमारी पाठशाला की बात करते हैं, तो मुझे तब याद आता है 2 दिन पहले हमने अपने डॉक्टर सुजीत चक्रवर्ती जी से समझा, सीखा और सुना कि हमारे देश में कभी कृषि पंचांग हुआ करता था और कृषि पंचांग के माध्यम से हम खेती करते थे। हमारे देश में जो बायोडायनेमिक जैसी परंपरा भी रही है और उस परंपरा से, उस विधि से, उस पद्धति से हम खेती करते आए थे। हमारे देश में जो वृक्षायुर्वेद है, उसके माध्यम से जो जो कलेक्शन किया गया प्राचीन खेती के सूत्रों का, कि किस तरह से हम ज़्यादा उत्पादन, अच्छा उत्पादन, स्वस्थ उत्पादन करें, अपने पेड़ पौधों को और अपनी खेती को और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, तो ये भी विधियाँ थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब भारत गुलाम हो गया, तो जो एल्बर्ट हावर्ड भारत आए, ये मानसिकता के साथ वो भेजे गए कि भारतीय किसानों को खेती नहीं आती है, उन्हें नई तकनीक के साथ खेती करना सिखाएं। तो उनको यहाँ भेजा गया।
उन्होंने जब किसानों के खेतों में जाकर के देखा तो उन्होंने फिर पाया कि जो भारतीय किसान अलग अलग परंपरा अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से खेती कर रहे हैं और वो भी विषविहीन रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि मैं इन्हें सिखाने नहीं आया हूँ बल्कि मैं इनसे सीखना चाहता हूँ, मैं इनसे सीखूंगा। और उन्होंने फिर एक एक ग्रंथ लिखा जिसे एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट कहा गया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई जो प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती है, जो भारतीय पद्धति है खेती करने की, उसे सीखा जा सकता है और उसी सीख से जिया जा सकता है। अन्यथा रसायन हो या फिर केमिकल्स हों, उनसे तो हमारा जीवन, हमारी खेती, हमारी फसलें सब स्वाहा हो रही हैं। तो इन्हीं विषयों के साथ, क्योंकि ये सब जैविक खेती के इर्द गिर्द घूमती हैं और जैविक खेती है पहला कदम हमारी खेतों को मुक्त करने का विष से, जहर से और गलत पद्धतियों से। तो संभवतः हम जैविक खेती इसलिए कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन करूंगा, क्योंकि किसानों के खेत हमारी पाठशाला है। इससे संबंधित अगर देखा जाए आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी डॉक्टर विजय पवार जी, तो ऐसे मंच पर आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी आए हैं। वो वैसे तो पेशे से अध्यापक रहे हैं और प्रिंसिपल रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं। उनके बाद उन्होंने खेती करना चाहा, आगे बढ़ाना चाहा और वो किसानों के मध्य जाते हैं और नई नई तकनीकों को, नई नई विधाओं को जो जैविक खेती से संबंधित है, वो किसानों के मध्य उसको प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और उनको तकनीकी ज्ञान देते हैं। साथ में आदरणीय शरद वर्मा सर हैं, आदरणीय अशोक पटेल सर हैं और सभी उपस्थित बंधुगण जो इस मंच पर हैं, आदरणीय बने सिंह आर्य जी हैं, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी हैं, आदरणीय किशोर दुबे जी हैं, दीदी कल्पना कोटले जी हैं। तो इन्होंने कुछ न कुछ सीख करके, कुछ न कुछ गुण करके, बुन करके, खेतों से, खेत की पाठशाला से और फिर किसानों के पास तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और इसी पद के साथ, इसी सूत्र के साथ वो जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन भी करता हूं कि आप अपने प्रश्न आदरणीय मुख्य वक्ता जी के पास रख सकते हैं। और मुख्य वक्ता जी से ये निवेदन हमारा है ही है कि आपका जो अनुभव रहा है, और आपका अनुभव क्या, खेत से सीखने का, और खेत में किस तरह से आपने किसानों के मध्य कम्युनिकेशन किया, कोऑर्डिनेशन किया, किस तरह से कठिनाइयां आती हैं। वास्तव में ये बहुत टेढ़ी खीर है एक शिक्षक को, एक कृषक को, एक सीखे सिखाए व्यक्ति को सिखाना, बताना। लेकिन उसके और इस संघर्ष के बाद जो आपने सफलता पाई है, वो क्या सुख आप हो रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ, अन्य सदस्यों के प्रश्नों के हम फिर इंतजार करते हैं कि जब आपने एक कृषि अधिकारी के रूप में किसानों के मध्य कार्य करना शुरू किया या अभी आप कार्य कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें समझाने, सिखाने या उनसे सीखने के का क्या रहा, सबसे बड़ा कठिनाई आपके पास क्या रही? ये प्रश्न आपके लिए है। खूब खूब धन्यवाद। आपने सुंदर विवेचन किया है और जो आपने प्रश्न पूछा है मुझे कि किसानों के साथ काम करते वक्त किस कठिनाई का सामना आपको करना पड़ता है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रदेश में हो, जिस विभाग में हो और आपके प्रदेश के अनुसार वहाँ की किसान की जो परिस्थिति है, पहले तो आपको वो समझनी चाहिए कि आप किसके साथ क्यों काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। और जब किसान के साथ काम करना है तो प्राथमिक अवस्था में जब मैंने मेरी सेवा शुरुआत की थी, कि मुझे एक बात का एहसास हुआ कि भले ही हम विश्वविद्यालय में अपना शिक्षण पूर्ण करते हैं, तो वो जो शिक्षण है वो एक कोर्स है, उसको पूर्ण करना पड़ता है, उसकी भाषा अलग होती है। लेकिन वही शिक्षा जब आप प्रत्यक्ष रूप में जिनके लिए आपने ली है, उसके साथ अगर आपको उसको साझा करना है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसकी जो भाषा है, उसकी जो समझ है, उसके हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। और यही काम मैंने मेरे प्राथमिक अवस्था में, मेरे सेवा की प्राथमिक अवस्था में मैंने मुझ में बदलाव किया
कि जिस वर्ग के लिए, जिस किसानों के लिए मुझे काम करना है, तो उस किसान के लिए काम करने के लिए प्रथमतः मुझे अपने आप को बदलना होगा और मैंने आपको उस हिसाब से मुझे ढाल लिया है। और ये मेरी बात हुई। बात रही आप किसानों की, तो पहले ही उस परिस्थिति को आपको समझना होगा कि आपका किसान किस विभाग में काम कर रहा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, कि वहाँ सिंचाई की उसकी सुविधा है, वहाँ का मौसम कैसा है, उसका जो फसलों का चयन है, उस प्रदेश में कौन से फसल चयन किए जाते हैं और वहाँ की जो उत्पाद है, वो उत्पादन जो फसलों का लेता है, तो उसमें उसका सही उत्पादन लेता है, क्या उसके उत्पादन में कुछ गिरावट है, और वो जो उसकी पद्धति है, कार्य पद्धति है, फसलों की लेने की जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति आज के हिसाब से सही जा रही है या उसमें अपन कुछ सुधार कर सकते हैं क्या? ये पहले आपको वहाँ से सीखना होगा। जब इस बात को आप सीख लेंगे, तो आपको तुरंत ही पता चलेगा कि आपको किसान के साथ किस रूप में उसके साथ सम्मिलित होना है और उसके साथ एक रूप होके उसमें कार्य करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसान को पहले समझना होगा। मुझे कितना आता है, ये ज़रूरी नहीं है। मेरा किसान क्या है, मेरे किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये मुझे समझना होगा। अगर मेरे किसान को एक ज़मीन की सुधार की ज़रूरत है और मैं उसे दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो वो मेरा किसान कभी स्वीकार नहीं करेगा। पहले समझ ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी खेती में आ रही है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन आज उसकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से उसके साथ अपने को सम्मिलित होना होगा, उसके साथ आप खुद को तैयार करना होगा और आप उसके साथ जा सकते हैं। तभी किसान भाई अपने को अच्छी तरह से प्रतिसाद दे सकेंगे, अपने साथ वो अपने खुले मन से वार्ता कर सकेंगे। जी, 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 आदरणीय, बहुत ही सुंदर। और ये प्रश्न असल में, इस प्रश्न के जो आपने उत्तर दिए कि किसान की जो भाषा है, उसकी जो परिस्थिति है और जो उसके साथ कार्य करने की पद्धति है, भाषा और व्यवहार के साथ, परिस्थिति के साथ जो कार्य करने की जो पद्धति होनी चाहिए, जो हमारा भाव होना चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, उसी पे डिपेंड करता है हमारी सफलता, कि हम सफलतापूर्वक किसान के साथ कार्य कर सकते हैं। और ये प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया, वो वास्तव में मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण है, ये जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उसके सफल संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आदरणीय, आपने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की है, तो तब लगता है कि अगर भारतीय कृषि परंपरा में और भारतीय कृषि सिस्टम में अगर आप जैसे विशेषज्ञों या कृषि विशेषज्ञों और अनुभवी किसानों को सम्मिलित किया जाए, तो हमारी कृषि नीति कहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से और कार्य पद्धति के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, तो उसमें उतनी ही सफलता का हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम ड्रोन की ही बात करते हैं, अब एक नई तकनीक का उपयोग हम खेतों में करना चाहें और कैसे किस तरह के खेतों में करना चाहिए सकते हैं, छोटे, बड़े या अन्य कोई भी नई जो तकनीकी है, उसका उपयोग या अन्य कोई कृषि नीति है, उसका सदुपयोग कैसे करें। और संभवतः अगर ऐसे अनुभवों या अनुभवी लोगों के साथ मिलकर के हम कार्य आगे बढ़ाएँ, तो जैविक खेती जो भारत की सरकार की एक बहुत ही मजबूत अवधारणा भी है और अभियान भी है, तो पूरे भारत में सफल हो पाएगी और इसमें एक वेग बढ़ेगा और हमारे आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदरणीय पवन कुमार सर भी कहते हैं कि हमारी जो गति बढ़ेगी, हमारा गंतव्य बढ़ेगा और गंतव्य अच्छा होगा उससे। तो कुल मिलाकर ये कि अनुभवों के साथ और ये जो परिस्थिति को समझ कर के भाव से, स्वभाव से हम तकनीक को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब तक हमारे अन्य किसान बंधुओं का कोई प्रश्न, मेरे पास कुछ प्रश्न और हैं और उन प्रश्नों को दूसरा क्रम देते हुए अन्य किसान बंधुओं के अगर कोई प्रश्न आते हैं, उनसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पुनः पहुंचता हूं। आदरणीय पवन कुमार सर ने कल आपसे वार्तालाप की और आज की वार्ता में जबकि हम प्रश्न कर रहे हैं और आपसे कुछ समझ रहे हैं, तो आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करते हैं कि आप अपनी टिप्पणी रखिए। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आपकी जो मॉडरेशन है, ये
वार्ता को आगे बढ़ाने का जो क्रम है जिस प्रकार से, उसको बहुत धन्यवाद। और साथ आज फिर से विजय जी का फिर से पुनः स्वागत इस मंच पर। और मैं हालांकि लेट जुड़ा, लेकिन मैंने जो बातें समझ में आई वो मैं अतीत में चलता हूँ। और हमने एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हम दोनों सम्मिलित हुए थे, विजय जी भी थे और मैं भी था। उसमें एक सत्र को मॉडरेट करने का मुझे भी अवसर था, और उस सत्र का नाम था लिसन टू द फार्मर। मतलब किसानों की कहानी सुनो, उनकी बात सुनो, उनके अनुभव सुनो। और ये कार्यशाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला थी। उसमें कई देशों के प्रतिनिधि भी आए थे, मेरे ख्याल से 30-40 तो विदेशी भी थे उसमें। और हमने भी उसमें 100 के करीब भारत के थे, किसान थे। और उसमें हमने एक एक करके उस कार्यशाला के उस सत्र में कई सारे स्थानों के, कई राज्यों के किसानों की बात सुनी। उनके द्वारा प्रेजेंटेशंस बनाए गए थे, उनके द्वारा फोटोग्राफ्स रखी गई थी, शब्द कम लिखे गए थे पावर पॉइंट स्लाइड में। और इस तरह से बड़ा सुंदर तरीके से मुझे भी अनुभव रहा कि हम किसानों की बात को सुने और उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको समझते हुए ही अपने जो हमें आता है उसके साथ उसको समझने का प्रयास करें। ये कितना सार्थक भी है या सार्थक भी नहीं है। तो ऐसा एक बहुत सुंदर सत्र आज से कई वर्ष पहले हम लोगों ने साथ मिलकर के अवसर था, तो मुझे उसकी याद आ रही थी। और इस तरह से जब हम किसान की बात सुनते हैं और उसकी परिस्थिति को समझते हैं, उसकी सिचुएशन को समझते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो कोई भी पद्धति, चाहे वो हमारी दृष्टिकोण में अच्छी हो या हमारे दृष्टिकोण में खराब हो, वो क्यों कर रहा है। तो दृष्टिकोण हमें अपना बदलने की भी कई बार जरूरत पड़ती है। मैंने ये देखा कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है, ना कि अपना दृष्टिकोण दूसरे के ऊपर थोपना है। तो हम दृष्टिकोण अपना बदलेंगे, हम उस परिस्थिति में उसके अपने आप को उसके जूतों में रखेंगे, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स जिसको कहते हैं, उसको अपने आप को चलने का प्रयास करेंगे, दौड़ने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वो जो स्थिति थी, वो परिस्थिति थी, वो जूता है, वो जो स्थिति है, वो कैसा है। हो सकता है वो जूता हमें काटने लग जाए पहले दिन से, हो सकता है कि जमीन में कीचड़ हो तो हम चल ही नहीं पाए। और हम उसको अभी किसान को उपदेश दे रहे थे कि तुम तो दौड़ो, यहाँ से दौड़ लगाओ, लेकिन वहां तो स्थिति ही नहीं है, वहां तो कीचड़ है, जूते भी अनफिट है, जूते में भी पहनने में हमें दर्द हो रहा है। तो ऐसी चीजों को जब तक कि हम समझ नहीं बनाते हैं, तब तक कि हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारी न गति बढ़ेगी, न हम गंतव्य की तरफ पहुंचेंगे, और न ही हम गुणवत्ता के साथ काम करेंगे। तो ये जो 3G का कॉन्सेप्ट हमने बातचीत की है बार बार, वो चीज बिल्कुल सार्थक है। तो मैं इस बारे में तो पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। और यह बहुत भी जरूरी है कि हम वास्तविकता को निकालने का प्रयास करें, जो वास्तविक स्थिति है। कई बार हम पहली बार अगर किसी गांव में जाते हैं, लोग हमारी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये क्या करने के लिए आए हैं, इनकी मंशा क्या है। तो अगर कोई पानी वाला है तो वो पानी की बात करेंगे, अगर वो बीज वाला है तो वो बीज की बात करेंगे, अगर वो स्वास्थ्य वाला है तो स्वास्थ्य की बात करेंगे। बाकी मुद्दों को हम देख ही नहीं पाते हैं। तो हमें तो अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को एक समन्वित रूप से समझने का प्रयास करना है। ये केवल एक ही चीज को समझना नहीं है, उसको एक समन्वित रूप से उसमें बाकी जो घटक है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, हो सकता है कोई प्रथा हो सकता है कोई त्योहार हो सकता है वहाँ की एक मान्यता हो, तो उसके आधार पर हम समझ अपनी बढ़ाएंगे तो शायद हम सही समाधान या अच्छा समाधान दे पाए। यही नहीं कि जरूरी नहीं कि हम ही समाधान दे पाएंगे, और भी हो सकता है लोग समाधान दे रहे हो, और भी हो सकता है ऐसे समाधान दे रहा हूँ जो कि हमारे लिए दृष्टिकोण में सही नहीं हो, लेकिन उनकी दृष्टिकोण में सही, किसानों के दृष्टिकोण में सही। तो ये सब परिस्थितियों को समझते हुए आज एक बहुत सुंदर सी हम वार्ता करते हैं, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। और यही इस योगाहार मंच की एक खासियत है कि सबकी बातें सुन के, हम सबकी बात सुन करके अपनी परिस्थिति के अनुसार उस स्थिति को तोलने का प्रयास करें और कुछ करने का प्रयास करें। मुख्य बात यह है कि करना आवश्यक है, जरूरी है, चाहे उसमें हम कमी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर चलेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बात हो। तो इतना कह के मैं अपनी एक टिप्पणी, कुछ अनुभव, कुछ संस्मरण के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विजय जी, पुनः स्वागत है आपका। कृपया दिनेश जी वार्ता को जारी रखिएगा। धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सर। और
अपने कार्य अनुभव और अपने जो सीखने सिखाने की जो परंपरा रही है, कैसे हमने लिसन टू द फार्मर्स कुछ जो कार्यक्रम रहा है उससे छुआ है, और उससे निश्चित ही जब किसानों को हम सुनते हैं, जब हमने सुना होगा तो, या जब उनको समझा होगा, और आपने जैसे कहा कि वास्तविकता जब हमने समझी होगी तो जो आगे के कार्य, आगे के रास्ते और सरल हुए होंगे। और ये जो कुल मिलाकर रास्तों को सरल करना और प्रकृति के साथ रास्तों को सरल करना, ताकि हमारा जो गंतव्य है, हमारी गति है, और जो आपने कहा हमारी गुणवत्ता है, वो और सरल बन सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आना चाहता हूँ आज के मुख्य अतिथि जी आदरणीय डॉक्टर विजय पवार जी के साथ इस वार्तालाप पे, और साथ में ही अन्य सदस्य भी आपसे वार्तालाप करेंगे। तो आदरणीय, आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि अब महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति और परिस्थिति देखी जाए, कुछ समय पहले विदर्भ जैसी घटनाएं वहाँ पे थी, और जो बहुत सारी किसानों की आत्महत्याएं वहाँ पे हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे कम हुई हैं। और ये पुरुषार्थ किसानों का रहा है। किसानों के साथ साथ जो अन्य सहयोगी रहे हैं, वो कृषि अधिकारी रहे होंगे या फिर अन्य सामाजिक संगठन रहे होंगे, उन्होंने कार्य किया होगा। लेकिन जब आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में अलग-अलग पद्धतियाँ जैविक खेती के सपोर्ट में आगे आ रही हैं। कल आपने जैसे बायोडायनेमिक की बात करी, या कुछ अन्य पद्धति की भी आप बात कर रहे थे। तो अभी आप क्या देखते हैं कि कौन-कौन सी पद्धतियाँ सफल हो रही हैं आपके जैविक खेती अभियान में, खासकर बीड़ जिले की बात की जाए तो? खासकर जैविक खेती के बारे में जो आप महाराष्ट्र प्रदेश और विदर्भ का जिसका आपने अभी उल्लेख किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा ही हर एक प्रदेश है, महाराष्ट्र इतना बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के भी 5, 6, 7 अंग है, अलग-अलग जगह के। तो उस हिसाब से वहाँ की परिस्थिति मेरे जिले की परिस्थिति से अलग होती है। वहाँ की ज़मीन की संरचना हो, पानी की उपलब्धता हो, वहाँ का वातावरण हो, वहाँ की जो अ इसका अध्ययन की जो परिस्थिति है, स्कूल जैसा हो, शिक्षा की परिस्थिति है, वो भी अलग होती है। लेकिन जो विदर्भ की किसानों की आत्महत्या की जो परिस्थिति थी, तो सही है कि वो उसमें कमी आई है। उसके पीछे का कारण है कि शिक्षा में बढ़ोतरी आ गई है। सीमांत शेतकरी जो है, छोटे किसान हैं, वो अभी अलग-अलग कृषि विभाग की जो योजना है, कृषि विभाग की जो योजना है, उससे सम्मिलित हो रहे हैं। सरकार का भी प्रयास चल रहा है कि किसान को अपन मजबूत करें, उसको जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उसको जो लगता है खेती के लिए न उसको भी मदद करे, अर्थ सहायता करे। लेकिन मैं जो मेरे जिले की बात करता हूँ कि जो जैविक खेती है, तो कृषि विभाग के जो अलग-अलग योजना है जैविक खेती के लिए। अभी हमारे महाराष्ट्र शासन ने पंजाबराव देशमुख परंपरागत खेती के अनुसार पिछले साल 2 साल पहले एक योजना चलाई थी, और इस साल भी पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक खेती बोल के है, जो नेचुरल फार्मिंग है, उसकी भी एक योजना अभी इस साल क्या महाराष्ट्र में चालू है। तो उस हिसाब से कि वो एक किसान के लिए नहीं बनाई उन्होंने। उसमें बहुत अच्छा बदलाव उन्होंने किया है कि एक समूह बनाया है, कि एक किसान के लिए ये योजना नहीं करके एक समूह बनाया है। समूह के साथ किसान को इकट्ठा करना है। उसी सब से उसको उसका जो क्लस्टर है, उसको क्लस्टर को बढ़ाना है। 500 हेक्टेयर का क्लस्टर होना चाहिए, 50 हेक्टेयर का क्लस्टर होना चाहिए। इस हिसाब से तालुका का एक बड़ा क्लस्टर होना चाहिए, 2 तालुका का एक बड़ा क्लस्टर होना चाहिए, और इस क्लस्टर में उस किसान को प्रशिक्षण देना हो। उसको जो निविष्ठा लगती है, उसमें जो उसको साहित्य लगते हैं, वो साहित्य को उसको देना है, उसको सप्लाई बनाना है साहित्य का, और जो उत्पादन बनेगा, तो उस उत्पादन बनने के बाद उसको जो मार्केट की सुविधा है, तो वो मार्केट की सुविधा भी कृषि विभाग उसकी एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है कि उसको मार्केट की सुविधा भी दे। और आखिरी ओर कि ये जब किसान इसका एक साल में, दूसरे साल में जाएगा, दूसरे साल से तीसरे साल में जाएगा, तो उसका जो प्रमाणीकरण है, तो उसको प्रमाणीकरण के लिए भी कृषि विभाग उसको उसमें कार्य करने वाला है।
तो एक दीर्घ स्वरूप की एक योजना जैविक खेती में महाराष्ट्र में चल रही है और उसमें बीड जिले में मेरा जो तालुका है अंबाजोगाई तालुका, तो अंबाजोगाई तालुका में एक अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हमने एक एनजीओ को साथ में लिया है कि एनजीओ का एक काम होता है कि उनका एक मिशन होता है कि एक फोकस्ड काम रहता है और कृषि विभाग का एक काम है कि अलग-अलग उसके पैमाने होते हैं, अलग-अलग उसके विषय होते हैं, तो उसको एक स्पेसिफिक एक काम पर वो फोकस नहीं कर सकता। इसलिए हमने एक एनजीओ को साथ में लिया है और एनजीओ को साथ में लेके हम उस किसान का एक क्लस्टर बना रहे हैं कि जो जैविक खेती में काम कर रहा है। और आगे के मैं कल का जो अपनी वार्ता हुई थी कि मेरे जो तालुका के जो किसान हैं, उस किसान को भी इस मंच पे मैं लाना चाहूँगा और वो अपनी जो राय है, उसकी पद्धति है, जो आज उनकी उनकी जो प्रगति हुई है इससे, तो आपके साथ वो चर्चा में साझा करें उनके अनुभव। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। अभी तो हमारे यहाँ बारिश है, बुआई की चालू है, खेती की बुआई चालू है, इसलिए हमारा किसान अभी पूरी तरह से वो मुक्त नहीं है कि अपनी वार्ता में सम्मिलित हो। लेकिन ये जो बात है कि अलग-अलग खेती पद्धति है, जैविक पद्धति है, खेती की कल का जो विषय हुआ था कि इतने अलग-अलग पद्धति में अपन खेती कर सकते हैं। तो मेरा आज का यो कल मैं आपसे बात करते वक़्त मैंने ये इसलिए बात रखी थी कि चर्चा होनी चाहिए। जब तक अपन चर्चा नहीं करेंगे, एक-दूसरे से वार्ता नहीं करेंगे, तो जो सही समस्या है उसका समाधान अपने सामने नहीं आ सकता। इसलिए मेरा जो पहला प्रश्न था कि भाई जैविक खेती ज़रूरी क्यों है? और आपने और प्रणाली मैडम ने सही उत्तर दिया कि जब हम किसान के साथ काम करते हैं, जब हम अपने इसमें किसान हैं, तो सम्मिलित है इस योग आहार के ग्रुप में, जो अभी वार्ता में जो किसान सहभागी है, तो उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि किस परिस्थिति में अपने को बदलना है या ढालना है और वो ढालने के लिए सही कारण अपने को चाहिए और वो सही कारण बोले तो कुछ प्रश्न होने चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए और वैसे ही प्रश्न मेरा था कि जैविक खेती में क्यों जरूरी है। तो एक हम किसान के साथ वार्ता करते हैं तो उनके भी कुछ उत्तर हम लेते हैं और तो फिर हम भी उसको बताते हैं अच्छी तरह से उनके समझ में आए कि जैविक खेती की जरूरत क्यों है कि भाई प्रथम तो अपने को कार्य किस चीज पे करना है, कौन सी भी खेती आप करो। मेरा आपसे सभी से किसान भाइयों से और सभी महानुभावों से ये अनुरोध है, किसी प्रकार की भी आप खेती करो, आपको जैविक खेती करना है, ज़रूर करिए, बहुत अच्छी है। आपको बायोडायनामिक्स खेती करना है, बहुत अच्छी है। आपको ज़ीरो बजट की खेती करना है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये खेती करती है तो हम एक चीज़ ये सब में कॉमन है। एक सब खेती पद्धति में एक चीज़ कॉमन है और वो है अपनी ज़मीन यानी अपनी मिट्टी। और सबसे बड़ा काम क्या है अपने में, तो आपको हमको सबको मिलकर मिट्टी पर काम करना है। ये ध्यान रखना जरूरी है। मेरे सभी किसान भाइयों को अनुरोध है कि हम किसान हैं तो हमारा पहला काम है कि हम अपने मिट्टी पर काम करें और ये मिट्टी है तो जमीन को बचाने का काम अभी अपन ये जैविक खेती से कर सकते हैं। और आज इसका ये जो दुष्परिणाम अपने को दिख रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का जो अति वापर पिछले कई दशकों से बोल तो पिछले 20-25 साल से अपने खेत में अपन करते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अपनी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है, हमारी भाषा में उसको पोत कहते हैं, अंग्रेजी में उसे फर्टिलिटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि जमीन की जो नैसर्गिक उपजाऊ क्षमता है, उसका ह्रास, उसका पतन हो रहा है और ज्यादातर पे कई जगहों पे जिधर पानी ज्यादा है तो वहां पे उसका पतन हो गया है। ये बात अपने हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ काम करना है, तो जमीन पे काम करना है। जैविक खेती का पहला मंत्र क्या है, तो जमीन पे अपने को काम करना है। दूसरा मंत्र आपने बताया कि पर्यावरण है, जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। पर्यावरण का सबसे बड़ा क्या है कि जो रासायनिक उर्वरक अपन इस्तेमाल करते हैं, जो जी, रासायनिक जी। कीटक कीटक हाँ, हाँ सर, हम पर्यावरण की और भी कदम बढ़ाएंगे और आपने जो सुंदर बात कही है कि जो हमारी परंपरागत खेती खासकर एकल किसान के लिए ना हो करके एक सामुदायिक रूप से समूह के रूप से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में। और इसके उदाहरण भी हमारे सामने रहे हैं और योगाहार में नित्य प्रति जुड़ने वाले कई किसान भी हैं। उनमें हमने
दीपक घुगे, सागर रावली, सुभाष शर्मा जी, गजानन बाजड़ जी, गजानन पवार, विजय विश्वकर्मा, वैभव ठाकरे, इनसे निरंतर वार्तालाप भी की है, उनकी खेती को देखा भी है। और निश्चित ही उन सभी के माध्यम से और आपके माध्यम से एक ही बात सामने आई है कि अगर मिट्टी बचेगी तो जमीन बचेगी, और जमीन बचेगी तो हम बचेंगे। कुल मिलाकर मिट्टी से शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, ये बातें सामने आई हैं। और अभी अगर हम बात करें कि 2-4 दिन बाद आप किसानों को भी वहाँ से जोड़ेंगे, लेकिन अभी मौजूद है हमारी इस मंच पर आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, और उनसे एक प्रश्न भी है आदरणीय मुख्य वक्ता जी का कि हमारी असल में जैविक खेती क्यों? हालांकि जैविक खेती के सभी उत्तर सभी के पास प्राप्त हैं, लेकिन अ, आपका किस रूप में और किस संरचना में आपका उत्तर होगा, और क्या क्या संदेश होगा और क्या वार्ता आप रखना चाहेंगे डॉक्टर किशोर दुबे सर? जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पवार साहब ने खुद होकर एक बात बोली कि भी चर्चा होनी चाहिए और उस बहाने जो अलग अलग प्रश्न है वो निर्माण होने चाहिए और उनको समझने चाहिए और वो आपस में समझने चाहिए। दो चीजें हैं सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। पहली तो बात यह है कि मैं कई कृषि अधिकारियों को मिलता हूँ और जो किसानों को तो बहुत से मिलता हूँ। किसानों का एक ही दुख है कि जैविक खेती का प्रचार प्रसार प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जब जरूरत होती है और ग्राम सेवक या जो भी आपके फील्ड लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके पास में किसान जब जाता है तो उसको वो केमिकल के ही फार्मूले बताते हैं और केमिकल का ही उपदेश करते हैं, जैविक के बारे में उपदेश करते नहीं है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब प्राइम मिनिस्टर जिस चीज को प्रमोट करते हैं उसके बावजूद अगर फील्ड लेवल तक ये बात नहीं जाती तो हमको बहुत दर्द होता है। इसके लिए आसानी से किया जा सकता है कि मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, कि निश्चित रूप से जो भी आप लोग सभी केमिकल फार्मिंग पढ़े हो, एनपीके और बाकी सब, तो कम से कम इसके 3 दिन के 5 दिन के एक रिफ्रेशर कोर्सेस पूरे स्टाफ के लिए लिए और रिफ्रेशर कोर्सेस लेके सभी ट्रेनिंग उनको जैविक खेती के बारे में दिया जाए, ताकि आपका फील्ड स्टाफ जो है वो फील्ड स्टाफ जैविक खेती के बारे में किसानों को जागृत करे, मार्गदर्शन करे। इसकी बहुत सख्त जरूरत है, जो आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ शासन तक और योजनाकारों तक। एक दूसरा पहलू है सर कि आपने जो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ यानी जो मिशन की बात बोली आपने, नैसर्गिक खेती, और ये उसके भी कई किसान और जो उसके करता है उनसे मेरी बात हुई, प्रमाणीकरण भी हुआ है 3 सालों का। उनका सबका दुख एक ही है कि मार्केटिंग की व्यवस्था, और मार्केटिंग के लिए हमारी जो सोच है इस मंच पर हमने 3-4 साल से जो बात कर रहे हैं कि कॉमन ब्रांडिंग जब तक नहीं होता, क्योंकि आखिर बेचा किसको जाना है, जो परचेसर है वो कंज्यूमर है और कंज्यूमर शहरों में बैठा है, उसको तो ब्रांड ही समझता है। अमूल है, लिज्जत है, उसको तो दूसरी भाषा समझती नहीं है। और रामराव ने किया कि माधवराव ने किया, उसको कोई लेना देना नहीं है, तो उसको तो ब्रांड ही समझता है। तो निश्चित रूप से कोई भी मिशन हो, ये मिशन के माध्यम से जो भी प्रोडक्शन आएगा, वो प्रोडक्शन को जब तक हम कॉमन ब्रांडिंग के माध्यम से बेचेंगे नहीं, तब तक जैविक के माध्यम से आई हुई उपज को भी अच्छा रेट भी मिलेगा नहीं, उठाव भी नहीं होगा। कई किसानों का दुख यही है, जो आप जिला लेवल पे एग्जीबिशन लेते, स्टेट लेवल पे एग्जीबिशन लेते, कई किसानों का माल बेचा ही नहीं जाता। तो इसलिए कॉमन ब्रांडिंग जैसी चीज होनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। ये दोनों चीजों के बारे में आप मार्गदर्शन करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। पहला मैं दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूं, जो आपने अभी अभी समाप्त किया है कि उठाव होता नहीं है, उसको अच्छा रेट मिलता नहीं है या उसको डिमांड नहीं होती है मार्केट से। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सरकारी विभाग जो होता है उसके जो डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसीज होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज हर श्रेष्ठ अधिकारी, यानी मंत्रालय के स्तर पर अगर सचिव है उस विभाग का या मिनिस्टर है उस विभाग के, जैसे वो बदल जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बदल जाती है। लेकिन एक प्राइमरी स्तर पर मेरा खुद का भी एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में
सरकार ने, कृषि विभाग ने ये पॉलिसी तय करनी चाहिए कि सरकार कोई भी हो, मिनिस्टर कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, लेकिन ये जो पॉलिसी है उसको कायम उसको उसे रखना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जब तक ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक इसमें जो किसान की जो अभी की दिक्कत है, उसमें सुधार नहीं होगा। अब ये मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर। रही मेरी जो जो फील्ड लेवल पे, जो ग्राम लेवल पे जो कर्मचारी काम करते हैं, उसकी दिक्कत क्या है, मैं पहले बताना चाहूंगा कि एक अलग-अलग योजना है कृषि विभाग में रहते हैं और अलग-अलग योजना है। उसका आज मैं अगर मेरे कर्मचारी को ये कहूँ ग्राम स्तर के कि भाई अपने को जैविक खेती के बारे में एक ट्रेनिंग लेना है, तो वो करता है, ठीक है। दूसरे दिन एक नया कार्यक्रम आता है सरकार की तरफ से कि भाई ये कार्यक्रम आपको लेना चाहिए। मैंने तो आज गया था किसान के पास, जैविक खेती में बात की। अब मुझे ये टारगेट दिया है कि अपने विभाग में रासायनिक दवाइयाँ आई हैं और वो रासायनिक दवाइयाँ सब्सिडी पे उपलब्ध है और ये रासायनिक दवाइयाँ आप सब्सिडी पे ले लो। तो मेरा वो जो कर्मचारी है ग्राम स्तर पे, तो उसको ये दिक्कत होती है कि कल ही मैं जैविक के बारे में बात करते आ गया हूँ और आज मैं उसी गांव में जा रहा हूँ और रासायनिक दवाइयाँ सब्सिडी पे उपलब्ध है, ये मुझे और आप ये इसका इस्तेमाल करें। ये दुविधा है, लेकिन इसको अपने को अलग अलग रखना चाहिए। जो जैविक खेती करने वाले किसान है, उसको भी समझ में उसका एक ग्रुप अपने को अलग रखना चाहिए। उसके पास जाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ये पहले समझ में होना चाहिए। और जो जैविक खेती नहीं करते हैं, उसके ग्रुप के लिए एक अलग भूमिका रखनी चाहिए, उस स्तर पे है। और ये जो शॉर्ट वर्कशॉप की आपने बात की थी कि कृषि विभाग में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चला था 2004 से 2012 तक की रिफ्रेशर कोर्स अपने अधिकारी और कर्मचारी के लिए महाराष्ट्र में कृषि विभाग ने चलाया था कि हर एक साल में एक रिफ्रेशर कोर्स हो, जैविक खेती का हो। और वो रिफ्रेशर कोर्स जो नए कर्मचारी आते हैं उसके लिए वो अच्छा होता है काम करने के लिए फील्ड पर, तो वो किया था। लेकिन पिछले 5-6 साल में ये रिफ्रेशर की कोर्स भी हमारे विभाग में बंद हो गया है, रिफ्रेशर कोर्स अभी नहीं चल रहा है। एक दूसरी बात आपने कही कि जो उत्पादन है उसके बारे में, कि ब्रांडिंग के बारे में आपने बात की, तो पहले मुझे इस बात में मैं ये जरूरी समझता हूं कि मैं मेरे किसान के लिए किस चीज पर फोकस करूं। पहला तो जो जैविक खेती कर रहे हैं, ये धारणा आप महाराष्ट्र के किसान में बहुत बड़ी बढ़ गई है कि अगर मैं जैविक खेती करता हूं और मेरा जो उत्पादन है, तो उस उत्पादन के लिए बहुत सारा उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा रकम देके कोई मुझे उसको खरीदेगा। ये परसेप्शन डाला गया है और यही परसेप्शन डालने की वजह से इसका जो परिणाम हुआ है वो जैविक खेती पे परिणाम हुआ है कि मुझे ये परसेप्शन सिखाया गया, अगर मैं जैविक खेती करूंगा और उसपे से जो मेरा उत्पादन आएगा तो उसको बड़े पैसे लेके कोई उसको खरीदेगा। और मैं उस धारणा से इसमें उतरा हूं कि मेरा जो उत्पादन आया है बड़े पैसे मिलेंगे। आज अगर गेहूं मेरे पास 25 रुपए किलो मिलता है, अगर मैं जैविक पद्धति से गेहूं खरीदता हूं तो मेरा जो उत्पाद है वो 40 रुपए किलो से कोई खरीदेगा। और ये जो परसेप्शन डाला है, तो ये परसेप्शन से थोड़ी आहत और थोड़ा सा नुकसान जैविक खेती का हुआ है, ऐसे मेरी वैयक्तिक धारणा है। भले ही वो गलत हो सकती है, लेकिन मुझे जो कहना है कि मेरे उत्पाद को पैसा मिलता है या नहीं, ज्यादा पैसा मिलता है नहीं, उससे बगैर मेरी जो जैविक खेती करने की जो मंशा है, मैं जैविक खेती की ओर जो मुड़ा हूं, उसको मुझे समझना चाहिए। वो क्या है, पहले ये समझना चाहिए कि मैं जो पहले खेती करता था वो खेती किसके लिए करता था। मेरी जो रासायनिक खेती मैं करता हूँ वो मैं किसके लिए करता हूँ। एक सिंपल सी बात मैं किसानों के साथ करता था कि भाई ठीक है, आप जैविक खेती मत करिए, आप जैविक खेती में आपको ऐसा समझ में आता है कि आपका उत्पादन कम होगा, छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन आप जो रासायनिक खेती करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ये मुझे बताइए। तो फिर वो बताते थे नहीं मुझे उत्पादन अच्छा आएगा ऐसा। तो मैं उनको फिर वार्ता में हमारी ये चर्चा होती थी कि भाई आप समझ लीजिए कि आप जो कमाते हैं खेती से, वो आने वाला पैसा कहाँ खर्च होता है, कहाँ पे खर्च होता है। आपने जो एक सीजन में, खरीफ के सीजन में जो आपका उत्पादन मिला है, उससे जो आपका पैसा बनता है, वो पैसा आप कहाँ पे खर्च करते हैं। तो फिर बोला कि नहीं उसमें तो मैं
मेरा जो खरीफ सीजन शुरू होने के पहले जो मुझे लागत लगती है, मेरी तो ज़्यादा लागत रासायनिक उर्वरक में खर्च हो जाती है। मेरी ज़्यादा लागत जो आती है, वो रासायनिक कीटनाशक में खर्च हो जाती है। मैं जो महँगे-महँगे जो बीज है, उसमें खर्च हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है, फिर आपका जो उत्पादन आता है, उसमें से जो आपको पैसा निकलता है, तो उसमें से ज़्यादातर पैसा आपका जो आपने जो निविष्ठा ली है, आपने जो बाहर से निविष्ठा ली है, उसके ऊपर खर्च होता है। तो ये मुझे लगना है कि अगर आपका खर्च कम होता है, तो आपका उत्पादन भी बढ़ता है। ये समझ लो। तुम्हारे उत्पादन के लिए कितना पैसा मिलता है, वो दूसरी बात रखो। पहले ये करो कि तुम्हारा जो खर्च हो रहा है आज, उसको खर्च को कम करना है। अगर ये खर्च कम करना है, तो आपको रासायनिक खेती का पर्याय नहीं है, आपको जैविक खेती का पर्याय है। ये समझना होगा। और इस हिसाब से जब आप जैविक खेती का उत्पादन करोगे, तो पहला क्या होगा कि आपका जो उत्पादन खर्च है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैविक खेती में जो निविष्ठाएँ अपन यूज़ करते हैं, जो निविष्ठाएँ बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो किसान खुद को बनाना चाहिए, बाज़ार से उसको खरीदना नहीं चाहिए। नहीं तो वही पहली बात आएगी, रासायनिक भी आप बाज़ार से लेते हैं और जैविक भी आप बाज़ार से लेते हैं, वन एंड द सेम। आपका बचत नहीं होगा, आपका खर्चा उतना ही बढ़ेगा। ये मेरी वैयक्तिक धारणा थी और इसी धारणा से मैं मेरे किसान से बात करता हूँ। रही बात ज़्यादा मूल्य की, तो ये परसेप्शन जो ज़्यादा मूल्य है, ये परसेप्शन मुझे लगता है थोड़ा-सा गलत है, कि ज़्यादा मूल्य नहीं, एक ठीक-ठाक मूल्य हो, कि पहले तो उसको ये खुद को भी ये समझना चाहिए कि जो उत्पादन मैं पहले लेता था, वो उत्पादन से अच्छा ये मेरा जैविक उत्पादन है और ये जैविक उत्पादन मैं मेरे घर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे जो परिवार है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे जो मित्र परिवार है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो ये साइकिल अपने को अपनी तरफ से शुरुआत करनी पड़ेगी जोड़ने की। जब तक ये साइकिल अपन शुरू नहीं करेंगे, तो अपन ब्रांडिंग या मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, उस हिसाब तक नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव सर जी आया है डॉक्टर साहब, कि जो खाद्य तेल है, जो अभी रिफाइंड तेल की जो परंपरा पूरे महाराष्ट्र में, प्रदेश में और देश में है, कि रिफाइंड सोया तेल, रिफाइंड सनफ्लावर तेल, रिफाइंड सैफ्लावर का, करडी का जो तेल है, वो खाने का, उत्तर भारत में सरसों का तेल रहता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा बदलाव इस चीज से आया है कि बहुत सारे ग्राहक, बहुत सारे किसान अब कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ब्रांडिंग हम जो किसान जो तेल वर्गीय जो फसलें हैं, वो ले रहे हैं, तो उसका एक बढ़ावा में आया है कि आपको समझ में अभी जो चर्चा में है, कि अपन चर्चा करते हैं कि भारत खाद्य तेल की भी आयात करता है, क्योंकि जो खाद्य फसल है अपने भारत में, जैसा सूर्यफूल है, करडी है, मूंगफली है, सरसों है। सरसों तो ज्यादा है, लेकिन मूंगफली का उत्पादन कम हुआ है, करडी का उत्पादन कम हुआ है, सूरजमुखी का उत्पादन महाराष्ट्र में, अपने देश में कम हुआ है, तो भारत सरकार इसको आयात करती है। तो हम ये जो प्रयास चल रहा है निरंतर। जी सर, निश्चित ही आपने बात करी है, और महत्वपूर्ण बात जो आपने रखी है आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी की प्रश्न पर, तो मुझे लगता है कि एक नई चर्चा का विषय भी, और किसानों के बीच और जो उपभोक्ता हैं उनके बीच भी एक नई सुगबुगाहट, नई चर्चा को जन्म देगा, कि जब हम खेती, असल में जैविक खेती करते हैं, कि अपने जो हमने हमारे खेत पर लगने वाली लागत है और जो खर्चा है, उसको कम किया जाए, और साथ ही जो ज़हर है उससे अपने खेतों को और अपने अनाज को मुक्त किया जाए। और जब हम खेत से में लगने वाली लागत को कम कर रहे हैं, तो निश्चित ही धीरे-धीरे हमारा जो खर्चा है रसायनों पर, ज़हरों पर लगने वाला और अन्य माध्यमों पर लगने वाला, वो कम हो जाएगा। तो एक हम जब उससे उत्पादन लेते हैं और उत्पादन जब बेचते हैं, तो उसका एक जो उसका मूल्य हो, वो संतुलित मूल्य तो होना ही चाहिए। वरना तो हम इस होड़ में लग जाएँगे कि मैंने अच्छा उत्पादन किया और इसका ₹1 की चीज़ ₹100 में चली जाए। लेकिन हम फिर एक दूसरे तरह की ज़हर को अपने समाज में और अपनी कम्युनिटी में घोल रहे होंगे, कि जिस व्यक्ति तक भोजन जाना चाहिए वास्तव में, क्योंकि जो जिनके पास पैसा है, वो कहीं से भी खरीद सकते हैं अच्छा भोजन। लेकिन जो सामान्य जो कम्युनिटी है, जो सामान्य व्यक्ति हैं,
और जिनके पास इतना पैसा नहीं खर्च करने का और जिनको आवश्यकता है इस चीज की, वो तो नदारत रह जाएंगे, वो तो ऐसे ही पोषण विहीन रह जाएंगे, वो तो जहर खाने पे ही मजबूर रह जाएंगे। तो हमारा न्याय, हमारी प्रकृति और हमारा जो जैविक खेती का जो सफलता है, वो कहाँ सफलता रह जाती है। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न और किसानों के मध्य भी बन रहा है, उपभोक्ताओं के मध्य भी बन रहा है। और आज की चर्चा से इस विषय को और भी संबल मिलेगा, और भी ऊर्जा मिलेगी। और आपने अन्य बात भी कही है जो महत्व की बात है। और आपकी वार्तालाप के साथ ही मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ। वहाँ से हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी, जो कि किसानों के साथ और बहुत ही अच्छी जो खेती करते हैं, साथ में अपना मार्गदर्शन भी इस मंच पर देते रहते हैं। और हम सीखते हैं उनकी फार्मिंग से, उनकी खेतों से, उनकी खेत की पाठशाला से। अगर आदरणीय शरद वर्मा जी तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप इस वार्ता में सम्मिलित हों सर। और संभवतः अभी तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, या फिर आप लेफ्ट हो गए होंगे। मैं आपकी बात को पहुंचाता हूं झारखंड से हमारी आदरणीय भुवनेश्वर राय सर। आज की वार्ता को आप कैसा देखते हैं जी? धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विजय सर की जो बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात उन्होंने की है कि कोई भी खेती हम जब किसान से करवाते हैं या वो करते हैं तो क्यों करेंगे, उनको ये भी देखना है। सबसे बड़ी बात उनको फाइनेंशियल को देखना है। जब अपना पेट भरता है उसके बाद ही वो फिर स्वास्थ्य के ऊपर जाता है, फिर पर्यावरण के ऊपर जाता है, फिर अन्य चीजों के ऊपर जाता है। जब तक उसको अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वही नहीं पूरा होगा तो देश के बारे में उतना नहीं सोच पाएगा। पहले अपना जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करेगा, उसके बाद ही फिर वो आगे परिवार के बारे में सोचेगा, फिर समाज के बारे में सोचेगा, गांव के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा। तो सबसे बड़ा चीज वही है कि जैविक खेती जो सर ने पूछा कि क्यों करते हैं, उसका अगर हम एक 2 पॉइंट में जवाब देना चाहें तो उसका सबसे बड़ा उत्तर यही होगा कि वास्तव में जैविक खेती करने में हमारे जो खर्चे हैं वो कम होते हैं। इसलिए कि जो केमिकल खेती है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों का पैसा उसकी खाद, उसकी दवाओं में चला जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा पानी देना पड़ता है और फिर जो पैदावार होता है वो हम बेचते हैं और उसी हिसाब से पैदावार होता है। और जैविक खेती में काफी चीजें हम अपने घर पे बना लेते हैं, किसान बना लेता है और फिर वो जब पैदावार लेता है तो काफी हद तक उसका पैदावार भी करीब करीब उतना ही हो जाता है। और फिर रेट अगर बराबर भी मिलते हैं तो भी हम चूंकि लागत कम उसमें डालते हैं तो लाभ हमको कम मिलता है। जहां तक सर ने कहा कि जैविक खेती और रासायनिक खेती की जो प्रोडक्शन है, जो उसके प्रोड्यूस है, उसमें जो विचारधारा डाली गई है कि हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और इसीलिए बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, हर क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही बात वही है जब कोई भी हम लोग जब जाते हैं मॉल में और जब एक बार देखते हैं कि हाँ ये जैविक प्रोड्यूस है, ये जैविक आटा है, इसका रेट इतना है और इस कंपनी का रेट इतना है, तो फिर उसमें शायद लोग करने लगते हैं कि नहीं इसके बजाय हम यही ले लें, ठीक है इसी से हमारा काम चल जाएगा, इसमें इतना रुपया ज्यादा लग रहा है। तो वो भी एक चीज है कि लोग जो है कमाने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं और अपने खाने में पैसा खर्च करना ये कम सोच रहे हैं। तो ये भी एक लोगों के अंदर आया है। खैर जिनके पास पैसे कम है उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जिनके पास पैसा है भी उनके अंदर भी ये बातें आई हैं कि नहीं हम कम पैसे में ही खाने पीने की बात कर रहे हैं।
होटल वगैरह में जाके, रेस्टोरेंट में जाकर जितना भी खर्च कर लें, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो वो मोल भाव जरूर करेंगे सब्जी वालों से, और फिर वो सब देख करके उसी हिसाब से खरीदते हैं। जब इस तरह के लोग खरीदने में ज्यादा रुचि डालें, कुछ पैसा ज्यादा खर्च करें, तो भी जो है जैविक ग्रोवर जो है, जो ऑर्गेनिक ग्रोवर हैं, उनके लिए ये अच्छा होगा। तो यही सब चीजें हैं। और जो सर ने बताया कि जब फील्ड में आप जाएंगे और किसान की आवश्यकता कुछ और है और हम बात करें कुछ और, तो फिर वो कायदे से समझ नहीं पाता है। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब भी हम कहीं जाएं, गांव में जाएं, कोई प्रोग्राम लेकर के, तो सबसे पहले गांव की आवश्यकता क्या है, वहां की कौन सी फसल है, वहां पानी की व्यवस्था क्या है, सारा अध्ययन करने के बाद उनकी जो जरूरत की चीजें हैं पहले उस पर हम फोकस डाल दें, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा है कि कभी कभी हम लोग जैविक के लिए गए हैं और किसान जो है जैविक के बारे में सुनना पसंद नहीं किया, उसको उस समय तत्काल जरूरत है किसी केमिकल की, उसके वहां कोई आया है, कोई बीमारी आया है, कोई कीड़े लगे हैं, और वो उसको सीधे हमसे जानना चाह रहा है कि नहीं कोई ऐसी दवा बताइए कि जो हम इसको डाल दें। तो फिर हम लोग उसको बता भी देते हैं, वो डाल दिया, फिर उसको लाभ भी हो गया। फिर जब दोबारा आप जाएंगे तो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा कि नहीं, अब जो हमने किया है पहले उससे थोड़ा सा हट करके जैविक खेती की तरफ आवे, बिना ये सब डालें, बिना कोई पेस्टिसाइड डालें, बिना फर्टिलाइजर डालें, अगर हम खेती करें तो वो भी अच्छा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज होता है कि पहले हम किसान की व्यवस्था को समझें कि उनकी जरूरत क्या है। और जहां तक मिट्टी की बात है वो तो सर्वोपरि है, अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुल मिलाकर आप दोनों महानुभावों के मध्य जो वार्तालाप रही है उससे ये निकल के आया है कि हम जैविक खेती कर रहे हैं, और जैविक खेती है संतुलन की खेती, संतुलन के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो किसान का भी कुछ जो वांछित मूल्य है, जो पारदर्शी मूल्य है उसे मिले, और साथ में लागत कम हो, और इस तरह से हमारी जो खुशहाल है खेती है वो आगे बढ़े। मैं आदरणीय पवन कुमार सर से जी के पास आता हूँ। आपका हैंड रेज था। दिनेश भैया, आदरणीय अनिल कुमार जी का हैंड राइज है। जी ठीक है जी। तो आदरणीय अनिल कुमार अनिल राय सर, आप उत्तर प्रदेश से हैं, और आप अपनी बात रखना चाहें सर। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। डॉक्टर पवार साहब को सादर प्रणाम। आपका कल मैंने वेबसाइट खोला था जिसमें वो शॉपिंग में आया कि कई चीज़ें कैसे कैसे शॉपिंग करना है, जिसमें सभी जितने उसमें सीड्स थे या फ्लावर के सीड्स थे सब आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे थे। और साथ ही उसमें जो है क्या नाम, जो पत्रिका पाक्षिक पत्रिका आपकी है, तो मेरे विचार से आप तो छपवाते होंगे उसको, तो हम लोग 20 सब्सक्राइबर बना करके और एक प्रति अगर फिजिकल रूप से वह आज के मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा जी। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि आपने जैविक खेती से भारत को समृद्धशाली बनाया जा सकता है, ऐसा विचार रखा है। इस संबंध में मुझे लगता है कि आप यदि खेती की तैयारी, जमीन को कैसे हम उर्वरक बनाएं, इस पर एक अलग से एक दिन सेशन रखा जाए और सभी चीज़ों को बारीकी से इसमें किया जाए कि क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या उसके लिए हमको करना है। वो सब चीज़ें अगर हमको जानकारी हो तो काफ़ी हम लोग लाभान्वित होंगे जी। ओम, सादर प्रणाम। जी जी आदरणीय धन्यवाद। आपका जो पहले आपने बात कही है वो पाक्षिक, मेरे ख्याल से वो अलग बात रही होगी, और
लेकिन जो आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं, तो आप महाराष्ट्र से हैं और आज की वार्तालाप तो कल से यही चल रही है कि कैसे हम जैविक विधि से अपनी खेती की तैयारी करें। आज इसी विषय पर वार्तालाप भी हो रही है अपने अपने अनुभवों के साथ। तो जी, और इसी क्रम में मेरे ख्याल से आप जो पाक्षिक पत्रिका और वो कोई दूसरा विषय है, तो वो जो परसों चक्रवर्ती साहब योगाहार के सदस्य आए हुए थे, तो वो वाला बात है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और साथ में मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से कि आप अपनी वार्ता रखें, अपनी टिप्पणी करें। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी और आज के हमारे उपस्थित सभी हमारे आज के योगाचार्य आदरणीय अशोक पटेल जी सहित आज के हमारे जो मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आदरणीय विजय जी, आपको बहुत बहुत शादीवाद। और आपने पुनः हम सबको मार्गदर्शन दिया, अपना अनुभव शेयर किया, सुझाव दिया। योगाहार परिवार की ओर से हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों का हम धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं, क्योंकि समय 8 बज गया है और हमें समय का ध्यान देना है। इसमें तो इतनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि लगता है कि 1 घंटे और जुड़े रहे, लेकिन एक समय में सभी हमारे महत्वपूर्ण पर्सन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जिनको अपने ऑफिस, किसी वर्क में, किसान को अपने खेत पे या तमाम कार्य होते हैं, बहनों को अपने घर का भी कार्य देखना होता है। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। इसी प्रकार से इस जन कल्याण कार्य में जुड़े रहें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। धन्यवाद। ओम। जी आदरणीय धन्यवाद। और जैसे आपने समय की सारी को बता दिया है, और इसी क्रम में ये जो वार्ता है, और ऐसे ही लग रहा है कि ये वार्ता अलग अलग अनुभव जो आ रहे हैं उसके आधार पर और आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन आज के लिए समय का यहीं तक साथ है, और कल पुनः हम इस मंच पर पुनः जुड़ेंगे। मैं आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुंचने से पहले आदरणीय हमारे डॉक्टर विजय पवार सर से के पास पहुंचता हूं कि वो आज अंतिम टिप्पणी के रूप में कुछ कहना चाहें, तो पुनः स्वागत। धन्यवाद। यही है कि कल से जो वार्ता हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो एक अच्छी वार्ता, अच्छा अनुभव मुझे आपसे मिला है। आगे भी मुझे अगर मौका दिया तो मैं भी सम्मिलित होने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी यही धारणा है कि इस जो अभियान अपना चला है, इस योग आहार के स्वरूप पूरे भारतवर्ष में पिछले 3 सालों से, तो इसे और ही मजबूती की तरह अपन बढ़ाए। हमारा भी सहयोग रहेगा, हमारा भी योगदान रहेगा। जहाँ जरूरत होगी हम भी वहां पे खड़े रहेंगे। और मैं यही कहूंगा कि आज की जो जरूरत है वो जरूरत एक ही है। और एक अंतिम टिप्पणी करूंगा कि जो भी काम करना है, किसान बोल के, किसान होके या किसान के कार्यकर्ता के रूप में, तो हमें मिट्टी पे काम करना है। ये सभी को ध्यान में रखना है। और यही मिशन अगर हम साथ लेके चले तो निश्चित हम हमारा किसानों की जो समस्या है उसको अपन बदल सकते हैं। ये मेरी वैयक्तिक धारणा है। मुझे आपने इस मंच पे आपके साथ सम्मिलित होने का जो मौका दिया, और आपके साथ महानुभाव, इतने देश से, इतने अलग प्रदेशों से जो महानुभाव जुड़े हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे आज मिला है उस चर्चा के स्वरूप में। तो मैं सभी महानुभाव को सादर प्रणाम करता हूं। और खासकर मेरे मार्गदर्शक श्री पवन कुमार जी हैं, आज कल से जो जिससे वार्ता हुई श्री आदरणीय सम्मानित दिनेश जी है, और यवतमाल से हमारी मैडम जी है। सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और अपने यहाँ वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और निश्चित ही हम आपसे कुछ दिन में जुड़ेंगे, जब आपके साथ किसानों का समूह भी रहेगा और हम उनके अनुभव भी सुनेंगे। और जो महत्वपूर्ण बिंदु उभर के सामने आए हैं, निश्चित ही हम उस पर कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय रंजना बहन तक पहुंचता हूं और निवेदन करता हूं कि आज की मुख्य वक्ता जी और आज की जो योग शिक्षक रहे हैं, साथ में सभी का धन्यवाद करें। धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, और धन्यवाद जो योगाहार मंच।
मैं आज जो हमारी योग का सत्र रहा बहुत सुंदर रहा। आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से योग कक्षा ली और जल्द ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं 21 जून और सबको मैं हार्दिक शुभकामना भी देती हूँ और भव्य दिव्य तैयारी हो रही है अपने अपने स्तर पर। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है और मैं आगे हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय विजय पवार जी हमारे सदन में आए। 2 दिन हमने जैविक खेती के ऊपर चर्चा की, बहुत सुंदर उनका मार्गदर्शन रहा, महत्वपूर्ण। और बस मेरा भी एक ही कहना है कि हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र में के आदिवासी समुदाय के ही लोग थे जो कि वो आत्महत्या कर रहे थे। अब क्या है, बहुत परिवर्तन हुआ है। अब यवतमाल जिले में ही ज्यादातर आत्महत्या हुई थी। अब इतना परिवर्तन आया है कि अब ये आत्महत्या वाला जो प्रकरण है अब कम हो गया है। किसान बिल्कुल स्वावलंबी बन रहे हैं धीरे धीरे और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान हैं, जैसे अब यहाँ पर वैभव ठाकरे जी है, बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं, बहुत अच्छी टीम के साथ कि वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और उनके साथ कम से कम 10-15 हजार लोग आसपास वो टीम के साथ वो जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय पवार जी ने बहुत ही सुंदर वो भी अपने बीड जिले में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और सदन ने सुन लिया और प्रश्न उत्तर भी हुई। और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जैविक खेती करें और लोगों को प्रचार प्रसार और हो। तो मैं सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और इसी के साथ आज आप सभी जुड़े सुबह 5:30 बजे से, तो मैं आदरणीय हम सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशेष तौर से आदरणीय श्री पवन कुमार सर का आभार, जिन्होंने आदरणीय विजय कुमार जी को आमंत्रित किया, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में सभी का धन्यवाद और कल सुबह फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में, योगाहार परिवार में। तब तक सबको ओम, सबका राम राम जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। ओम। ओम सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। दिनेश सर का बहुत बहुत आभार जी। ओम।